नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। चुनाव आयोग ने 2 सॉफ्टवेयर बिना एसओपी और लिखित निर्देशों के चालू किए। सुप्रीम कोर्ट को पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण है। बीएलओ और अपने जिला अधिकारी मौखिक निर्देशों के आधार पर काम कर रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची संशोधन के दौरान 2 सॉफ्टवेयर अचानक चालू कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पहले बताया गया था कि ये सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण है। अधिकारियों और नागरिकों के लिए कोई लिखित निर्देश या एसओपी जारी नहीं किया गया है। बीएलओ और जिला अधिकारी अब अपने अनुभव के आधार पर संदिग्ध मतदाता की पहचान कर रहे हैं। ईसीआई के इस कदम से मतदाता सूची में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तार्किक गड़बड़ी वाले मतदाता चिन्हित किए गए। बीएलओ और अधिकारियों द्वारा मौखिक सत्यापन किया जा रहा है। संशोधित मतदाता सूची की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी तार्किक गड़बड़ियों वाले मतदाता चिन्हित किए हैं। इन्हें प्रमाण पत्र देने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। बीएलओ और जिला अधिकारी इन मामलों का सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट लिखित दिशा निर्देश नहीं है। इस कारण मतदाता सूची में त्रुटियां और भ्रम बढ़ने की संभावना है। आयोग ने संशोधित सूची की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस वीबीए के बीच गठबंधन। कांग्रेस 150, वीबीए 62 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गठबंधन से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है। कांग्रेस ने 25 साल पुरानी राजनीतिक कड़वाहट भुलाकर प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। समझौते के तहत कांग्रेस 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वंचित 62 वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी। कुछ सीटें महादेव जानकर की पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं। इस गठबंधन को कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीते चुनाव में वंचित ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब पार्टी को उम्मीद है कि इस साथ से दलित, अल्पसंख्यक और उत्तर भारतीय वोट एकजुट होंगे और आने वाले चुनावों में फायदा मिलेगा। कैटेगरी बी पहाड़ियों में फार्म हाउस, रिसोर्ट और सोलर प्रोजेक्ट की अनुमति। विशेषज्ञों का कहना है कि नियम अरावली की सुरक्षा कमजोर कर सकते हैं। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार से मामले की करेगा सुनवाई। राजस्थान सरकार ने 2024 के नए हिल रेगुलेशंस के तहत अरावली की कई पहाड़ी क्षेत्रों को लो डेंसिटी गतिविधियों के लिए खोल दिया है। इसमें फार्म हाउस, रिजॉर्ट, योगा सेंटर और सोलर प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि कैटेगरी सी की पहाड़ियां अब भी गैर विकसित घोषित हैं। कैटेगरी बी की पहाड़ियों में विकास की अनुमति विवादित मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम धीरे धीरे अरावली की पारंपरिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। 2018 के नियमों के खिलाफ पहले भी अदालत में केस चल चुके हैं और अब झील संरक्षण समिति नई फाइलिंग करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने अलकायदा से की आरएसएस की तुलना। थरूर ने दिया दिग्विजय का साथ, संगठन मजबूत करने की कही बात। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी के बाद कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस के लोकसभा व्हिप मणिकम टैगोर ने आरएसएस को नफरत भरी बनी संस्था बताते हुए उसकी तुलना अलकायदा से कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के फाउंडेशन डे कार्यक्रम के दौरान टैगोर ने कहा कि नफरत फैलाने वाली संस्थाओं से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उनके बयान पर बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है। वहीं शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए संगठन को मजबूत करने की भी बात कही है। कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल इस पूरे विवाद पर चुप है और इसे पार्टी का आंतरिक मामला बता रहा है, लेकिन बयानबाजी से सियासी घमासान तेज हो गया है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। उन्नाव रेप केस पीड़िता ने न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। दूसरी सजा के चलते कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल में रहेगा। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि वारदात के समय सेंगर विधायक था और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो लोक सेवक की श्रेणी में आता है। एजेंसी का आरोप है कि हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून की सही व्याख्या नहीं की। वहीं पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी सुरक्षा की मांग की है। हालांकि सेंगर अभी पीड़िता के पिता की हिरासत के मौत के मामले में जेल में ही रहेगा। बरेली में जन्मदिन पार्टी के दौरान बजरंग दल ने मचाया कैफे में हंगामा। लव जिहाद के आरोप में 2 मुस्लिम युवकों से मारपीट। 2 नामजद आरोपियों समेत 25 अज्ञात पर एफआईआर, तलाश जारी।
उत्तर प्रदेश के बरेली में शनिवार को एक कैफे में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 2 दर्जन लोगों ने बर्थडे पार्टी के दौरान वहां घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने पार्टी में मौजूद 2 मुस्लिम युवकों को लेकर लव जिहाद के आरोप लगाए और स्टाफ व दोस्तों के साथ मारपीट की। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कैफे मालिक की शिकायत पर पुलिस ने ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 युवकों और कैफे मालिक को हिरासत में लिया था, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। भारत ने मेघालय में आरोपियों की मौजूदगी के दावे को नकारा। बांग्लादेश पुलिस ने भारत से प्रत्यर्पण की बात कही। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। बांग्लादेश में इस्लामी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में भारत ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय अधिकारियों ने बांग्लादेश पुलिस के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि हत्या के आरोपी बांग्लादेश से भागकर मेघालय आ गए हैं। ढाका पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त SN नजरुल इस्लाम ने दावा किया था कि आरोपी हालू आघाट बॉर्डर से भारत में घुसे और स्थानीय लोगों की मदद से मेघालय के तुरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2 स्थानीय मददगार हिरासत में हैं। हालांकि मेघालय पुलिस और कूटनीतिक सूत्रों से इन जानकारियों को गलत बताया। हादी का इलाज के दौरान 18 दिसंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था, जिसके बाद बांग्लादेश में तनाव और हिंसा बढ़ चुकी है। एप्स्टीन ने सालों तक नाबालिग लड़कियों का शोषण किया। घिस्लेन मैक्सवेल की भर्ती नेटवर्क में बड़ी भूमिका। अमेरिकी संसद के आदेश पर फाइलें सार्वजनिक। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी हजारों फाइलों में जेफरी एप्स्टीन के अपराधों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन ने 2002 से 2005 के बीच दर्जनों नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। अभियोजकों का कहना है कि एप्स्टीन ने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों की मदद से लड़कियों की नियमित आपूर्ति बनाए रखी। इनमें उसकी करीबी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल की अहम भूमिका बताई गई है। फाइलों से पता चलता है कि लड़कियों को मसाज और नौकरी का झांसा देकर फंसाया जाता था और उन्हें एक तरह से सामान की तरह इस्तेमाल किया गया। ये दस्तावेज अमेरिकी संसद के आदेश के बाद सार्वजनिक किए गए हैं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच शांति योजना के ज्यादातर बिंदुओं पर बनी सहमति। हालांकि जमीन और डोनबास से जुड़े मुद्दे अब भी अटके। ट्रंप बोले कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है युद्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में हुई अपनी मुलाकात को बेहद सकारात्मक बताया। जेलेंस्की ने कहा कि 20 बिंदुओं वाली शांति योजना पर करीब 90% सहमति बन चुकी है। वहीं ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मुद्दा भी लगभग 95% तय हो चुका है। हालांकि ट्रंप ने माना कि अब भी कुछ पेचीदा मुद्दे बचे हुए हैं, जिनमें जमीन और डोनबास क्षेत्र से जुड़े सवाल सबसे मुश्किल हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण में रूस मदद करेगा और युद्ध के जल्द खत्म होने की संभावना है। हालांकि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.